हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमएस सक्सेस एवेन्यू पर। और हम आपके समक्ष उपस्थित हो चुके हैं प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के, ठीक है, जो आपका जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और आपके आगामी पुलिस एग्जाम जो 53,000 से ज़्यादा वैकेंसियों पर लगा हुआ है उसके लिए, और आपका यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित कराने वाला जूनियर असिस्टेंट जो आपके 1262 पदों पर लगी हुई है और उसका एग्ज़ाम डेट आपका अनाउंस हो चुका है। तो 27 अगस्त 2023 को ये एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट हम जीके जीएस के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपके आशा करता हूं कि आपके आने वाले एग्जाम में सीधा क्वेश्चन यहां से मिलने की संभावना है, ठीक है। तो बिना टाइम को गवाए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि निम्नलिखित में से आयरन चांसलर के नाम से कौन जाना जाता है। तो आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओटो वॉन बिस्मार्क। ओटो वॉन बिस्मार्क, जिनका नाम है ओटो एडवर्ड लियोपार्ड। ओटो एडवर्ड लियोपार्ड। और ये कहाँ के राजकुमार थे? तो ये आपके बिस्मार्क के राजकुमार थे। कहाँ के? तो बिस्मार्क के राजकुमार थे। आपको बता दें कि 1860 से लेकर के 90 के दशक में इन्होंने इन्होंने कहा जर्मनी, और जर्मनी नहीं, ऐसा कहें कि आप यूरोप, जर्मनी या यूरोप के जितने भी रूढ़िवादी मुद्दे थे, रूढ़िवादी मुद्दों पर अपना प्रभुत्व कायम किया था। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? आयरन चांसलर, ठीक है। तो किसको कहा जाता है? ओटो वॉन बिस्मार्क को, ठीक है। इतनी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुवक्ता है। तो कौन सा एक सुवक्ता है, इसमें से आपको बताना है कौन सुवक्ता है। तो आपका इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले आपके सुवक्ता हैं, यानी कि एक अच्छे वक्ता हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले, आपको बता दें कि महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी के कौन हैं? तो महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु हैं। कौन है? तो महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु के नाम से जाने जाते हैं आपके गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से रेगिस्तान की लोमड़ी यानी कि डेजर्ट ऑफ फॉक्स किसको कहा जाता है। तो आपको बता दें कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल रोमेल को। किसको? जनरल रोमेल को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान की लोमड़ी। तो जो जनरल रोमेल है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय आपके जर्मनी में, यानी कि जर्मनी सेना के एक उच्च अधिकारी थे। क्या थे? एक उच्च सेना, यानी कि सैनिक, यानी कह सकते हो कि सेना के अधिकारी थे, उच्च सेना के अधिकारी थे। और ये डेजर्ट में, मतलब ऐसे कह सकते हो कि जो उनकी अंग्रेज सेना होती थी उसके खिलाफ बड़ी चालाकी से लड़ते थे, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? रेगिस्तान की लोमड़ी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जनरल रोमेल को। और जनरल रोमेल जो थे वो किस सेना में थे? तो आपके जर्मनी सेना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों की आयु कैसे पता की जाती है। तो पौधों की आयु को पता लगाने के लिए आप उनके वृद्धि वलय की जांच करोगे, यानी कि वृद्धि वलयों को काउंट करोगे। वृद्धि वलयों के गिनने के आधार पर पौधों की आयु का पता लगाया जाता है, ठीक है। तो जो वृद्धि वलय हैं, वृद्धि वलयों की जब हम बात करते हैं, इनको गिनने की प्रक्रिया देखते हैं, जब इसका पूरा प्रोसेस जो होता है उसको किस में अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका डेंड्रोक्रोनोलॉजी। किसमें? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है, यानी कि जब हम पेड़ों की आयु का अध्ययन करते हैं तो उस विज्ञान को क्या कहा जाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नेक्स्ट है पादप कोशिका और जंतु कोशिका किसी उपस्थिति के कारण भिन्न है। किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न है? तो आपको बता दें कि हरित लवक यानी कि हरित लवक जो है वो आपका जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में एब्सेंट रहता है, जबकि पादप कोशिका में ये पाया जाता है, ठीक है। और यही जिम्मेदार होता है आपका हरित लवक किसके लिए? आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराने के लिए, ठीक है। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो प्रकाश संश्लेषण प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि हरित लवक की प्रेजेंट में आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो किसके प्रेजेंस में होती है? तो आपकी हरित लवक के। यानी कि हम कह सकते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका व्यक्ति के आधार पर भी अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये ऑप्शन आ गया, तो ये ऑप्शन में आपको प्रायोरिटी देनी है। तो प्रायोरिटी आप किसको दोगे? तो प्रायोरिटी दोगे आप हरित लवक को, ठीक है। तो हरित लवक आपका जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, पाया कोशिका व्यक्ति भी नहीं जाता, लेकिन दोनों में आपको प्रायोरिटी देने का अगर बात आती है तो आप किसको रखोगे नंबर 1 पर? हरित लवक को, ठीक है। तो कोशिका व्यक्ति कहाँ नहीं पाई जाती? कोशिका व्यक्ति भी आपकी जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो आपको बता दें कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक शासन से संबंधित है। किससे है? राजनीतिक शासन से। जो अर्थशास्त्र है उसमें संधियां, रणनीतियों, नीतियों का संकलन है, जो मूलतः राजनीतिक शासन की कला है। तो इसमें मौर्य काल की, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जो भी राजनीतिक गतिविधियां हुई थी, कैसी रणनीति वो अपनाते थे, किस प्रकार से संधियां करते थे, किस प्रकार से वो नीतियां बनाते थे, इन सब के बारे में कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है। ठीक है, कौटिल्य जिनको आप विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जानते हो। ठीक है, जिनको आप विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जानते हो। ठीक है, तो इन्होंने ही आपको बता दें कि इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश की स्थापना के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? तो राजनीतिक शासन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति का एक मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना था? तो आपको बता दें कि क्षेत्रों में संतुलित विकास हो, यह सुनिश्चित करना था। किसको? लाइसेंसिंग नीति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कारण अर्थशास्त्र की समस्या क्या होती है आपकी, मतलब समस्या ये जानी जाती है, यानी कि समस्या देखी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रों में इसका संसाधनों की कमी। किसका? संसाधनों की कमी। अर्थशास्त्र की समस्या का रूप है, यानी कि संसाधनों की कमी। संसाधनों की कमी हो जाती है तो अर्थशास्त्र के लिए समस्या उत्पन्न करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दीर्घकाल में भी भूमि पर किराया समान रूप से क्यों लिया जाता है? तो इसलिए लिया जाता है कि उसमें इसकी पूर्ति दीर्घकाल में बेलोच होती है। इसकी पूर्ति दीर्घकाल में बेलोच होती है, यानी कि दीर्घकाल में भी किराए पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसकी पूर्ति दीर्घकाल के लिए कैसी होती है? तो बेलोच होती है। ठीक है, तो इसीलिए भूमि पर किराया समान रूप से क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि इसकी दीर्घकाल के लिए क्या होती है? बेलोच होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्य और राजधानी का सही मिलान कीजिए। नागालैंड, झारखंड की राजधानी रांची, ये ठीक है। नागालैंड की राजधानी आपकी क्या होती है? नागालैंड की कोहिमा। ठीक है, और आपकी उत्तराखंड की आपकी राजधानी हो जाएगी देहरादून, और दूसरी हो जाएगी गैरसैंण। क्या हो जाएगी? तो गैरसैंण राजधानी हो जाएगी एक, दूसरी। और छत्तीसगढ़ की राजधानी आपकी कौन सी होती है? तो आपकी रायपुर। कौन सी होती है? रायपुर। तो इसमें कौन सा सही है? आपका झारखंड की राजधानी रांची, नागालैंड की कोहिमा, और उत्तराखंड की आपकी देहरादून, और दूसरी क्या है आपकी? गैरसैंण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन सा राज्य संरक्षित राज्य है? कौन सा राज्य संरक्षित राज्य है? तो आपको बता दें सिक्किम संरक्षित राज्य है। आजादी से पहले आप यहाँ पर एक शासन देखते, एक राजा का शासन हुआ करता था, और उसके बाद इसको 47 के बाद भारत के राज्य में संरक्षित राज्य के रूप में रखा गया, और 1975 में आकर के इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। किसको दिया गया? तो सिक्किम राज्य को। ठीक है, तो सिक्किम राज्य कैसा राज्य था? एक संरक्षित राज्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो ये बताया था आपका केपलर ने ग्रहों के नियम भी दिए थे, और केपलर ने यह सिद्ध किया था कि जो भी आपका नक्षत्र है, ठीक है, जो भी नक्षत्र हैं जो सौर मंडल में उपस्थित हैं, ठीक है, चाहे ग्रह हो, उपग्रह हो, क्षुद्र ग्रह हो, ठीक है, गैसीय ध्रुव, कुछ भी हो, तो वो क्या कर रहा है? दीर्घवृत्ताकार में किसके चक्कर लगा रहा है? तो ये सूर्य के चक्कर लगा रहा है। किसने बताया था? केपलर महोदय ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो आपको बताया कि मैंने धूमकेतु हो, क्षुद्र ग्रह हो, उपग्रह हो, ठीक है, पुच्छल तारे हो, जो आपके जो सौर मंडल में उपस्थित हैं, ठीक है, एस्टेरॉइड, वो किसके चक्कर लगाते हैं? आपके वो चक्कर लगाते हैं सूर्य के। ठीक है, तो धूमकेतु किसके चक्कर लगाएंगे? सूर्य के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? तो कौन बनाता है आपका? तो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस आपके राष्ट्रपति। कौन आपके? तो राष्ट्रपति। तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? तो तीनों मिलकर के कानून बनाते हैं। आपको बता दें कि अगर कोई भी बिल, कोई भी विधेयक लोकसभा में आएगा, फिर उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा अगर लोकसभा से पारित होकर के राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा अगर उसको पारित कर देती है तो फाइनली किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट अगर उसको फाइनल साइन कर देते हैं तो वो जो बिल है
जो बिल है या विधेयक है वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो बिल क्या बन गया, बिल एक्ट बन जाता है। ठीक है, कब बनेगा, जब उस पर राष्ट्रपति फाइनली साइन करेंगे। ठीक है, तो भारत में कानूनों को कौन बनाता है, तो भारत में कानूनों को आपका राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन बनाते हैं, संसद के दोनों सदन बनाते हैं। वहीं आपको बता दें कि संसद के गठन का प्रावधान आपका 79 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में किसके गठन का प्रावधान है, संसद के का। और संसद के 3 अभिन्न अंग होंगे, एक आपका होगा लोकसभा, एक होगा आपका राज्यसभा और एक होगा आपका राष्ट्रपति। ठीक है, वहीं लोकसभा के बारे में आपका 81 में अनुच्छेद 81 बात करता है, राज्यसभा आपका 80 बात करता है और प्रेसिडेंट आपका आर्टिकल 53 में बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, तो कानूनों को बनाते हैं। इतनी बातें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विधायिका का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो विधायिका का प्रमुख कार्य होता है विधियों का निर्माण करना। ठीक है, विधायिका मीन्स आप यहां लगा सकते हो किससे, संसद से। ठीक है, तो संसद जो आपका विधायिका यानी कि कह सकते हो संसद क्या करती है, विधियों का निर्माण करती है। और इस विधायिका से एक चीज अलग होती है जिसको आप कार्यपालिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्यपालिका। तो जो विधियां विधायिका के द्वारा बनाई गई हैं उनको लागू कराने का काम किसका है, तो लागू कराने का काम उन विधियों का कार्यपालिका का है। अगर इन विधियों को बनाने में और इनको लागू कराने में अगर कोई भी इनके बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है तो इन विवादों का निपटारा करने के लिए आपकी क्या बनाई गई है, तो न्यायपालिका को बनाया गया है। किसको, न्यायपालिका को। और न्यायपालिका को आपका कार्यपालिका से पृथक करने का काम अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 करता है। कौन सा, 50 करता है। और 50 आर्टिकल जैसे ही आया तो आपको याद आना चाहिए ये क्या है भाई साहब, ये तो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, इतनी बातें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद और संविधान प्रदान नहीं करते, तो संसद या संविधान जो भी भारत में है वो क्या नहीं प्रदान करता, तो आपका राजनीतिक न्याय प्रदान करता है, सामाजिक न्याय प्रदान करता है, आर्थिक न्याय प्रदान करता है, विधिक न्याय प्रदान नहीं करता। ठीक है, तो भारत में 3 ही प्रकार के न्याय की बात की जाती है। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को है ना, और भारत के जो भी जनता है उसको 3 तरह के न्याय प्रदान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आपका आर्थिक न्याय। ठीक है, वहीं आपका राजनीतिक न्याय की बात करोगे तो आपको वो आपका किस में मिल जाता है, तो मौलिक अधिकारों में मिल जाता है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स में मिल जाता है। वहीं सामाजिक न्याय और आपका आर्थिक न्याय देने की बात करते हैं आपके कौन, तो आपके डीपीएसपी। ठीक है, तो भारत में कितने प्रकार के न्याय प्रचलित हैं, राजनीतिक, सामाजिक और आपका आर्थिक। ठीक है, तो यानी कि संसद और संविधान के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो किसका कथन है, तो लौटो किसके कथन है, तो ये हो जाएगा आपका दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती की बात करोगे तो इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। क्या था, मूल शंकर था। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था कि वेदों की ओर लौटो, तो वेदों में इन्होंने अपनी क्या दिखाई थी, अपनी मनसा को दिखाया था और जाहिर किया था कि वेदों से अच्छा कुछ भी मतलब कहीं भी ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा ही 1875 में, कब, 1875 में मुंबई में, 1875 में मुंबई में, ठीक है, मुंबई में क्या की गई, आर्य समाज की स्थापना की गई। किसकी, तो आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा, जिनका नाम बचपन का या जिनका मूल नाम मूल शंकर मिलता है, उन्होंने क्या किया था, आर्य समाज की स्थापना की थी। और एक और बात इनके बारे में जान लेना कि दयानंद सरस्वती ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1876 में ही किसका नारा दे दिया था, तो स्वराज का नारा दे दिया था। किसका, स्वराज का नारा दे दिया था। ठीक है, हम अपने आप अपना राज, अपने आप अपना शासन चलाएंगे। ठीक है, तो अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल फूंकने वाले, स्वराज का नारा देने वाले पहले भारतीय भी दयानंद सरस्वती ही थे। ठीक है, इतनी बातें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है नोआखली स्थित है। नोआखली आपकी कहां पर स्थित है, यानी कि एक स्थल है, तो इस एक स्थान का नाम है। ये वर्तमान में कहां पड़ता है, तो आपका बांग्लादेश में ये स्थान पड़ता है। नोआखली की बात अगर आप करें तो जो आपकी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, सीधी कार्यवाही दिवस जो
किसके द्वारा मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा ये मनाया गया था? आपका मुस्लिम लीग के द्वारा। तो ये कौन सा स्थान था जहां से उन्होंने ये इसकी शुरुआत की थी, यानी कि सीधी कार्यवाही दिवस की शुरुआत की थी? तो वो स्थान कौन सा था? तो नोआखली था। अब ये नोआखली पड़ता कहां पर है भाई साहब? ये पड़ता है बांग्लादेश में। नोआखली की बात करोगे तो नोआखली 1947 तक किस में था? तो ये बंगाल में था 1947 तक। जैसे ही 14 अगस्त 1947 को क्या बना? तो आपका पाकिस्तान बना। क्या बना? पाकिस्तान बना। और पाकिस्तान के साथ ही ये नोआखली कहां चला गया? तो ये पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। कहां चला गया? पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। और 1971 में जब बांग्लादेश बना तो फाइनली कहां पर चला गया? तो ये चला गया बांग्लादेश में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नोआखली जो आपका एक स्थल है, बांग्लादेश में स्थल है, अवस्थित है, जहां से प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, इतनी बातें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी को सर्वप्रथम किस सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? तो आपको बता दें कि किस सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? तो आपको बता दें कि 1908 में गांधी जी को सबसे पहली बार सत्याग्रह से गिरफ्तार किया गया था, 1908 में। तो आप पता होना चाहिए कि 1908 में गांधी जी कहां पर थे? तो साउथ अफ्रीका में थे। कहां पर थे? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में जो भी अश्वेत थे उनके लिए, ठीक है, अश्वेत थे, तो अश्वेतों के, यानी कि अश्वेतों के अधिकारों का संरक्षण करते हुए गांधी जी लड़े थे। और सत्याग्रह के दौरान वो 1908 में क्या हुए थे? 1908 में क्या हुए थे? तो वो गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, पहली बार। ठीक है, तो कहां पर? साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका में पहली बार गांधी जी क्या हुए थे? गिरफ्तार हुए थे सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया? तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन बख्तियार, जिसको मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये किसका सेनापति था? ये आपका मोहम्मद गौरी का सेनापति था। किसका? मोहम्मद गौरी का। तो मोहम्मद गौरी के दो सेनापति हुए। मोहम्मद गौरी के कितने सेनापति हुए? दो सेनापति हुए, जिसमें एक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो आगे चल करके 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगा। वहीं आपका ये मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था, जिसने ये तो दिल्ली तक समिट गया था, यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत के पश्चिमी भाग तक था, लेकिन पूर्वी भाग तक जाने वाला कौन था? तो बख्तियार खिलजी ही था, जिसने बिहार में अवस्थित नालंदा विश्वविद्यालय और यहां पर मिले लेखों को क्या किया था? इसने जला दिया था। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन था आक्रमणकारी? तो मोहम्मद बिन बख्तियार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का घोतक है? तो क्या है आपका? मोहरें। ठीक है, अब तक खुदाई में लगभग 2000 से ज्यादा मोहरें प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें से अकेले 1200 से ज्यादा कहां से प्राप्त हुई हैं? मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, इसके साथ ही आपको बता दें कि यहां पर कुछ चीजें आयातित होती थी, यानी कि चीजों को बाहर से मंगाया जाता था। तो जो तांबा था, और ये मोहरें किसकी प्राप्त हुई हैं? सेल खड़ी की। किसकी? सेल खड़ी की ये आपकी मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो कुछ आयातित चीजें थी, जैसे तांबा था, तो तांबा को खेतड़ी की खानों से राजस्थान से आयातित किया जाता था। वहीं आपका टिन और टिन के साथ में क्या? टिन के साथ में चांदी, इसको आपका अफगानिस्तान से क्या किया जाता था? तो अफगानिस्तान से आपका आयातित किया जाता था, यानी कि मंगाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा है? तो भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा ही था। कौन सा था? हड़प्पा। ठीक है, जिसकी खोज 1921 में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई। राखल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई। कब की गई? 1921 में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई थी। तो क्या नहीं पाई गई थी? शिखर रहित मंदिर इसमें नहीं पाए गए थे। ठीक है, तो किला पाया गया था, व्यवस्थित नालियां थी, जलाशय थे। ठीक है, और समकोण पर काटने वाली क्या थी? सड़कें थी। व्यवस्थित नालियों के जल निकासी का व्यवस्थित प्रमाण मिलता है। ठीक है, कहां पर? सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शिखर रहित मंदिर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो आपको मैंने अभी बताया 1921 में, किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा। और ये कहां पर है हड़प्पा? तो रावी नदी के तट पर है। ठीक है, इतनी बातें आज के लिए हम करते हैं और इससे आगे करेंगे कल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।